हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमें भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ना है। जो लैंड स्ट्रक्चर पढ़ना था वो हमने पढ़ कर के ख़त्म कर लिया। आप सब उसमें केवल क्या याद रखेंगे कि ये लैंड कब बना है, इसमें कौन-सी प्राकृतिक संसाधन उपस्थित है। बस इतना उसमें आप सब ध्यान रखेंगे और उससे ज़्यादा फैक्ट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन-सा क्षेत्र कहाँ पे है ना? कौन-सा स्ट्रक्चर कहाँ पे, माने 3 फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। जो भी स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाया, जो संरचनाएँ आपने पढ़ी है, संरचना में केवल क्या याद रखेंगे 3 चीज़ें। पहली कि उसका निर्माण कब हुआ है, तो पहली ज़रूरत की चीज़ है निर्माण। दूसरी चीज़ है कि उसमें जो खनिज पाए जा रहे हैं वो खनिज कौन-कौन से हैं, ठीक है? और एट लास्ट वो स्थान याद रखेंगे कि वो कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है? बस ये 3 चीज़ संरचनाओं में ध्यान रखेंगे, इतना काफ़ी है। चलिए, तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का अरे यार! भौतिक प्रदेश। ज़्यादा पतला हो गया? इतना ठीक है। हुँ, महत्वपूर्ण टॉपिक है पीटी मेंस दोनों के लिए। भारत का भौतिक प्रदेश। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश में हमें क्या-क्या पढ़नी है? तो भारत के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाजन को, है ना? कि किस तरीके से भारत के भौतिक प्रदेश को बाँटा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे विभाजन। विभाजन के बाद हम पढ़ेंगे उनकी भू आकृतियों के बारे में, कि जिस भी हिस्से में उनको सेपरेट किया गया है, उनकी आकृतियाँ कैसी हैं, आकृतियाँ। और आकृतियों के बाद हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, विशेषताएँ। तो कुल मिला-जुला कर के मैं अगर आपसे कहूँ, तो भारत के भौतिक प्रदेश में विभाजन पढ़ना है, भौतिक जो भू आकृतियाँ हैं वो पढ़ना है और उसके साथ-साथ हमें उसकी विशेषताएँ पढ़नी हैं, ठीक है? तो भारत के भौतिक प्रदेश को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म समझ लेने चाहिए कि प्रदेश क्या होता है और भौतिक प्रदेश क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदेश को लेकर के कि प्रदेश क्या है? प्रदेश, देखिए ये कलर विज़िबल है? विज़िबल ही होगा। प्रदेश किसे कहते हैं? या प्रदेश का कांसेप्ट क्या है? देखिए, प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई होती है ना? प्रदेश क्या होता है? एक क्षेत्रीय इकाई होती है। तो कैसी क्षेत्रीय इकाई है प्रदेश? एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई जिस इकाई में भौतिक, जलवायविक जलवायविक, आर्थिक, सांस्कृतिक सांस्कृतिक और राजनैतिक समरूपता दिखाई पड़े। राजनैतिक, अगर समरूपता है यानी समानता है, तो हम कहते हैं उसे प्रदेश। यानी प्रदेश का सेंस होता है कि जहाँ भौतिक रूप से, जलवायविक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनैतिक रूप से इनकी विशेषताओं के आधार पर इक्वलिटी हो, है ना? कि वहाँ पे भौतिक विशेषताएँ जो हैं, जलवायवीय विशेषताएँ जो हैं, आर्थिक की जो विशेषताएँ हैं, सांस्कृतिक विशेषताएँ, इन सब में अगर समानता दिख रही है, तो जिस एक क्षेत्र में इन सारी चीज़ों को लेकर के समानता है, उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रदेश। तो प्रदेश का इतना सेंस समझेंगे कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र विशेष में इकोनॉमिकल कंडीशन एक जैसे होंगे, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा वो एक जैसा होगा, वहाँ पे जो कल्चर होंगे यानी संस्कृति होगी वो एक जैसी होगी और वहाँ की जो राजनीति होगी वो लगभग एक जैसी होगी। अगर इतनी समानता किसी क्षेत्र विशेष में दिख रही है तो उसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रदेश।
तो प्रदेश का सेंस इतना ही समझना है कि प्रदेश एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में भौतिक रूप से यानी वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की आकृतियाँ कैसी हैं, वहाँ के पर्वत कैसे हैं, वहाँ के मैदान कैसे हैं, ये भौतिक विशेषता है। जलवायु का मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, संस्कृति कैसी है, वहाँ पे राजनीति, इन सब में अगर किसी एक विशेष जगह में इक्वलिटी दिखाई पड़े, समानता दिखाई पड़े, तो हम उस जगह को कहते हैं प्रदेश। अब यहीं से एक टर्म और बना हुआ है भौतिक प्रदेश, कि भौतिक प्रदेश क्या है भैया? तो देखते हैं भौतिक प्रदेश को। भौतिक प्रदेश, देखिए जो भौतिक प्रदेश होता है, भौतिक प्रदेश में केवल एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई शामिल की जाती है, जैसे प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि इसमें लंबे-चौड़े फैक्टर्स को शामिल किया गया है। लेकिन भौतिक प्रदेश में बहुत कम फैक्टर शामिल किए गए हैं और भौतिक प्रदेश वह प्रदेश होता है जहाँ भौतिक गुणों में समानता दिखाई पड़े। एक ऐसा प्रदेश जहाँ भौतिक गुणों में भौतिक गुणों में समानता प्रदर्शित हो। अगर भौतिक गुणों में कहीं समानता है, तो उस जगह को, उस क्षेत्र को आप सब कहेंगे भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश का सेंस बस इतना समझना है कि भौतिक प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पे भौतिक गुणों में समानता दिखाई देगी। और भौतिक गुण कौन-कौन से? भौतिक गुणों का मतलब होता है कि पर्वत वहाँ के कैसे हैं? क्या वहाँ के जो पर्वत पाए जा रहे हैं, वो पर्वत एक समान है? वहाँ पे जो मैदान पाए जा रहे हैं, ये मैदानों में समानता है कि नहीं है? है ना? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में अगर केवल समानता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे भौतिक प्रदेश। और अगर भौतिक के साथ-साथ जलवायविक, राजनैतिक, सांस्कृतिक ये सारी विशेषताओं के आधार पे अगर समानता दिखाई दे रही है, तो उसे हम सब बोलते हैं प्रदेश। तो प्रदेश और भौतिक प्रदेश में अंतर समझेंगे कि प्रदेश एक बड़ी यूनिट है और भौतिक प्रदेश एक छोटी यूनिट है। भौतिक प्रदेश में केवल भौतिक गुणों की समानता रखी जाती है, जबकि प्रदेश में अलग-अलग पैरामीटर्स में समानताओं को देखा जाता है। स्पष्ट हुआ भौतिक प्रदेश को? अब हम समझते हैं भौतिक प्रदेश में या प्रदेश को कितने हिस्सों में बाँटा गया है। अब हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं इसका, भारत के भौतिक प्रदेश का विभाजन, कि इसको कितने हिस्सों में बाँटा गया है। देखिए, तो भौतिक प्रदेश को ना, भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इसको 5 भागों में बाँटा गया है। तो वो 5 भाग कौन-कौन से हैं? 5 भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। देखिए, 5 भौतिक प्रदेश कौन-कौन से हैं? पहला जो भौतिक प्रदेश है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, या इसी को हम लोग बोलते हैं हिमालय प्रदेश। इसी को हम सब क्या बोलेंगे? हिमालय प्रदेश। तो पहला जो आपका भौतिक प्रदेश है वो यह है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश। अब इस प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये भौतिक प्रदेश है, तो यहाँ पे आप पर्वतों को देखेंगे, मैदानों को देखेंगे तो उनमें समानताएँ दिखाई देंगी। और दूसरा प्रदेश जिसे हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती प्रदेश, या इसी को दूसरा नाम दिया गया उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रदेश। यहाँ पे भौतिक गुणों में आपको समानता दिखाई देगी। उसके बाद तीसरा प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रदेश। और जो तीसरा प्रदेश है, इसे हम लोग कहते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और लास्ट इसका जो प्रदेश होता है, इसे कहते हैं द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप एवं द्वीप समूह। हालाँकि एक फैक्ट यहाँ ध्यान रखना होगा आपको, कि ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना,
ये भारत सरकार के राजपत्र में दोनों को एक ही माना गया है। ये जो भारत सरकार का राजपत्र है, भारत सरकार का राजपत्र, इसमें ना इन दोनों को एक माना गया है और अगर इन दोनों को एक मानेंगे तो उस बेसिस पे आपके पास भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के होंगे? तो भौतिक प्रदेश होंगे आपके पास 4 प्रकार के। ये ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार के राजपत्र के हिसाब से भौतिक प्रदेश 4 प्रकार के हैं, वैसे बेसिकली 5 प्रकार के हैं क्योंकि ये दो 2 दिख रहे हैं आपको तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, ये इस दोनों को एक में रखती हैं। ठीक है? तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है, उसका वर्गीकरण ये है। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण है, ये लोकेटेड कहाँ-कहाँ पे है। तो मैप के ज़रिए हम उसको समझते हैं। यानी ऑफ़िशियली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक? तो अब हम मैपिंग के ज़रिए इसको समझते हैं। तो एस्पिरेंट्स ये अपना इंडिया, ठीक? ये अपना इंडिया हो गया। अब इस इंडिया में हम देखते हैं कि कौन-सी जगह कहाँ लोकेटेड है। फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे, है ना? और यहाँ पे ये अपना छोटा-सा श्रीलंका। चलिए, देखिए सबसे पहले यहाँ से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दूसरे कलर से इंडिकेट करें, ब्लू करते हैं। हुँ, देखिए यहाँ से ये जो अब ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इस लाइन के ऊपर वाला, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ सब जो पहाड़ मैं बना रहा हूँ, पर्वत बना रहा हूँ, इस हिस्से को, इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको क्या कहा जाएगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक? और उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे वाला आप हिस्सा देख रहे हो, यहाँ से ये सब पूरा मिला करके ये इसमें मैं कलर डाल दूँ, तो ये वाला जो लगभग हिस्सा है, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। 2 भौतिक प्रदेश हुए और अब ये सब पूरा मिला करके यहाँ से ये थोड़ा तट वाले हिस्से को छोड़ करके ये पूरा, ये जो आप देख रहे हो, ये वाले पूरे हिस्से, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी प्रदेश, है ना? और इसके बाद ये जो लास्ट में आप कोस्टल का हिस्सा देख रहे हो, ये सब, इसको हम लोग कहते हैं तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश। और उसके बाद ही इसी तटीय मैदानी प्रदेश के बाद ही यहाँ सब आप देखेंगे कि छोटे-छोटे द्वीप समूह जैसे यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखेगा, अंडमान निकोबार और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ सब आपको लक्षद्वीप दिखेगा, है ना? लक्षद्वीप। तो ये आपका ओवरऑल भारत का भौतिक प्रदेश है, जिसमें आप देखने को पा रहे हैं कि ऊपरी जो हिस्सा है इसे हम लोग उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या इसी को आप सब हिमालय प्रदेश भी बोलेंगे और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और ये निचला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बोलते हैं और ये कोस्टल का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसे तटीय मैदानी और तटीय मैदानी के ही दोनों तरफ आप यहाँ देखेंगे तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से भारत के भौतिक प्रदेश का पूरी तरीके से विभाजन हुआ है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि भारत का ये जो भौतिक प्रदेश बना हुआ है, इस भौतिक प्रदेश के बनने की पूरी प्रक्रिया क्या थी?
है ना? यानी ये क्या रीज़न था, जिस रीजन में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बना, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, फिर यहाँ प्रायद्वीपीय पठारी और यहाँ तटीय मैदान, क्या रीज़न है कि स्ट्रक्चर ऐसा है ना? समझते हैं उसको। तो उसके लिए हम एक कांसेप्ट समझेंगे हम लोग, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की स्थिति क्या थी? देखें, तो आपको मालूम है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो कांसेप्ट हमारे सामने है, उसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। यानी बिग बैंग के सिद्धांत से ये चीज़ हमें आइडिया लगता है कि पृथ्वी का निर्माण या पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। जब पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी ना ऐसी संरचना में थी। ये अपनी पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में चारों तरफ यहाँ पे केवल एक भूभाग था। पूरी पृथ्वी पे केवल एक भूभाग था और इस भूभाग के चारों तरफ यहाँ सब ये सब ओशियन थे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये सब ओशियन था। ये महासागर था, केवल एक महासागर थे और पूरे महासागर में केवल एक भूभाग था, सब आपस में जुड़े हुए थे, सारे देश आपस में अटैच थे। ये महासागर हो गया और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये केवल एक लैंड थी, ये वाला हिस्सा। ये केवल एक लैंड थी। इस लैंड को हम लोग कहते हैं पैंजिया। ये कंसेप्ट आपको मालूम होगा। केवल ये एक लैंड था और इसके चारों तरफ एक महासागर थी केवल और इस भूभाग को हम लोग कहते थे पैंजिया, पैंजिया। और ये जो महासागर है, इसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा, पैंथालासा। यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की स्थिति है। पृथ्वी की उत्पत्ति और उस उत्पत्ति के बाद की ये कहानी, ठीक है? कि पृथ्वी पे केवल और केवल एक भूभाग था, आपस में पूरी तरीके से जॉइंट थे ये भूभाग, जिसे हम लोग पैंजिया बोलते हैं और चारों तरफ केवल एक महासागर था, जिसे हम लोग कहते हैं पैंथालासा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आए। इस स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे आए? पृथ्वी के अंदर क्रस्ट में, मतलब जो इसका एकदम सेंटर वाली जगह है, वहाँ पे ना पिघलती हुई मैग्मा है, पिघलती हुई एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली मैग्मा है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा-सा आपको साइड से बना करके दिखाता हूँ। ये पृथ्वी की धरातल है, ये चारों तरफ महासागर है, ये सब महासागर है और ये उठा हुआ आप जो देख रहे हो, यही आपकी पैंजिया है और पैंजिया के दोनों तरफ आपको यहाँ महासागर दिखाई देगा। ये सब जो हिस्सा देख रहे हो, ये सब महासागर है, ठीक है? महासागर से पूरा कवर्ड है। ये पृथ्वी का मैं एक सरफेस आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है? ये सब महासागर है, महासागर से ये लोग कवर्ड हैं, ठीक है? और यही वाला जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हो, यही है आपका पैंजिया, ये आपका पैंजिया है। अंदर यहाँ पे बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में इस चीज़ का ज़िक्र आएगा, आप परेशान नहीं होइए। ये वाली जो जगह देख रहे हैं आप, पृथ्वी के एकदम सेंटर पॉइंट, यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये पृथ्वी का गर्म क्षेत्र है। ये पृथ्वी का गर्म क्षेत्र है और इस गर्म क्षेत्र में, अच्छा, इसको दुर्बलता मंडल कहेंगे हम लोग। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसको हम लोग दुर्बलता मंडल कहेंगे। अभी बहुत लोड नहीं लेना, दुर्बलता मंडल क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम जब पृथ्वी की संरचना पे आएँगे तो इसको विस्तार में समझेंगे। दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल के बारे में एक 2 फैक्ट छोटा-सा ध्यान रखें कि ये अर्ध तरल होता है या इसे हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं। अर्ध तरल, पूरी तरीके से ना ये मेल्ट होता है, ना पूरी तरीके से ठोस होता है, ये अर्ध तरल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है? टूथपेस्ट जैसा ये यहाँ पे होता है, एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब यहाँ से ना तापीय ऊर्जा जो है, इस मृदा को लगातार प्रभावित कर रही है। यहाँ की जो तापीय ऊर्जा है, ये तापीय ऊर्जा लगातार इस मृदा को प्रभावित कर रही है और इसको हम लोग बोलते हैं तापीय ऊर्जा तरंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तापीय ऊर्जा ऊर्जा तरंग। ये जो तापीय ऊर्जा तरंग है ना, इसी तरंग की मदद से ये जो पैंजिया देख रहे हैं, इस पैंजिया में दरारें उत्पन्न हुई और पैंजिया टूट करके अलग हिस्सों में सेपरेट हो गया। बात समझ में आई? और जब पैंजिया टूटा, तो अब हमारी पृथ्वी 2 हिस्सों में, पृथ्वी पर जो भूभाग है, ये 2 हिस्सों में टूट गया। अब हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगा है, टूटने के बाद।
ये अपनी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पे हमें 2 लैंड दिख रहे हैं। एक लैंड टूट करके देख रहे हैं ना अभी वहाँ पे टूटा, एक लैंड टूट करके इस तरफ और दूसरा लैंड टूट करके इस तरफ। यानी अभी तक जो पैंजिया सिंगल था, इस तापीय ऊर्जा तरंग के कारण यहाँ पे अब हमारा पैंजिया 2 हिस्सों में विभाजित हो चुका है और इस 2 हिस्से वाली पैंजिया को अलग नाम दिया गया। अब हम इसे कहेंगे, इस वाले ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। इसको हमने क्या नाम दिया है? अंगारा लैंड। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, लैंड, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसके बीच में यहां जो महासागर उभरा, इस महासागर को नाम दिया गया टेथिस सागर, ठीक है। अब इसके बीच में भी पूरा महासागर हो गया है, दोनों हिस्सों के बीच में। चारों तरफ तो महासागर थे ही, लेकिन जब ये दो हिस्सों में टूट करके अलग हुआ तो यहाँ पे महासागर का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, सॉरी, भारत की जो भू आकृतियां, उन भू आकृतियों का वैसा होने के पीछे क्या कारण था। यानी अब आपकी पृथ्वी इस कंडीशन के बाद ऐसी हो चुकी है, ठीक है। और ये जो बीच में महासागर है, इस महासागर को हमने क्या नाम दिया था? टेथिस महासागर। इसको हम बोलते हैं टेथिस महासागर, ठीक है। स्पष्ट हुआ? और इसको भी अगर हम साइड से थोड़ा सा देखें, ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं ना, थोड़ा धरातल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्षैतिज अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्षैतिज स्ट्रक्चर अब आपको ऐसा दिखाई देगा। ये गर्म क्षेत्र हो गया आपका, यहाँ पे दुर्बलता मंडल है ये, ठीक है। और यहाँ से जो तापीय संवहन ऊर्जा है, ये लगातार पृथ्वी को इम्पैक्ट करती रहती है। और अब देखते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ये एक हिस्सा गोंडवाना लैंड का और यहाँ पे ये एक हिस्सा बन गया है अंगारा लैंड का, और बीच में आ गया है आपका टेथिस सागर। यानी ये जो हिस्सा है ये हो गया गोंडवाना और अंगारा लैंड। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ बीच में ये आ गया आपका टेथिस सागर, यहाँ पे आ गया ये टेथिस सागर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और उस तरफ का आपका ये जो लैंड है ये हो गया है अंगारा लैंड, ठीक है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई तो इस तरीके से उसमें उसके भूखंड में विभाजन देखने को मिला। स्पष्ट हुआ इतना? अगर आप इतना फिगर बनाते हैं तो सफिशियंट है, लगभग इसमें लिखने की कुछ जरूरत है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं जुरैसिक काल में। अब इसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन शुरू हो गया था। सबसे पहले तो जो पैंजिया था, पैंजिया में विखंडन हुआ, और पैंजिया में विखंडन हुआ तो ये दो हिस्से, एक अंगारा लैंड बना और एक हिस्से गोंडवाना लैंड बना। लेकिन अब जब जुरैसिक काल आया ना तो जुरैसिक काल में हमने देखा कि गोंडवाना लैंड में भी विखंडन शुरू हो गया। तो अब वहां का जो विखंडन है ये कैसे हुआ वो समझते हैं। लाइट कट गया, अगर मैं पहचान में ना हूं तो परेशान नहीं होना। जाओ उधर चले जाओ। चलो देखते हैं। तो जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड में विखंडन कब शुरू हुआ? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में विखंडन शुरू हुआ जुरैसिक काल में, जुरैसिक काल में, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में जब विखंडन हुआ तो ये विखंडन क्यों हुआ? जो पृथ्वी के भीतर अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल अभी वही मैंने बताया जो आपको है ना, कि जो पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर है, भाई जब टेम्परेचर आप ज्यादा किसी मटेरियल में रहेगा और वो फिर लगातार बॉइल्ड कर रहा है, लगातार अपने आप को उबाल रहा है, तो उससे एक संवहनीय तरंगीय ऊर्जा पैदा होती है और वही तरंगीय ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि वो भूखंडों को तोड़ रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतर्जात बल, या उसे आप लोग कह लीजिए अ, तरंगीय ऊर्जा, संवहनीय तरंगीय ऊर्जा, अंतर्जात बल। तो इसी अंतर्जात बल के कारण ही गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ।
और ये जब गोंडवाना लैंड में जब विखंडन हुआ, तो इसी विखंडन से हम देखेंगे कि कई देशों का निर्माण हुआ। इसी विखंडन से ही आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका बना। इसी विखंडन से ही अफ्रीका का निर्माण हुआ। इसी विखंडन से ही ऑस्ट्रेलिया निकली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी ये सब गोंडवाना लैंड से निकले हुए देश हैं। और इसी से अंटार्कटिका, अंटार्कटिका या अंटार्कटिका बोल लीजिए, है ना? और इसी से ही भारत के भूखंड का निर्माण हुआ। यानी जब गोंडवाना लैंड में जुरासिक काल में विखंडन हुआ, तो उसी से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत के भूखंड का निर्माण हुआ। अब हम समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर से समझते हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ भाई। देखें, ये आप करंट टाइम में जो दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका और ये भारत का जो भूखंड है और यहाँ वर्तमान समय में जो ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ अंटार्कटिका। आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हो, दक्षिणी अमेरिका, ये यहाँ से टूट के निकला। ये सब पहले पूरा मिल करके क्या बना था? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, तो दक्षिणी अमेरिका इस हिस्से से टूट करके अलग हुआ। ये आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यहाँ से टूट करके सेपरेट होकर के अलग हुआ। यहाँ से ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया टूट करके अलग हुआ। ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हुआ और उसके बाद से ये जो भारत का भूखंड है, ये भारत का भूखंड इधर से टूट करके अलग हुआ। तो इस तरीके से अच्छा, ये ऊपर यहाँ पे टेथिस सागर है। ये है टेथिस सागर। और इसके ऊपर, इसके पीछे जो हिस्सा है वो है आपका अंगारा लैंड का हिस्सा। इसके निचले वाले हिस्से में गोंडवाना लैंड, इसके ऊपर वाले हिस्से में आपका अंगारा लैंड है। ठीक है? तो इस तरीके से इस पूरे गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ है। अब एक चीज समझेंगे कि इस तरफ जो यहाँ पे है भारत का भूखंड, और भारत के भूखंड के साथ साथ जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है, हिंद महासागरीय क्षेत्र इसी प्रोसेस से निर्मित हुआ है। यहाँ से ये वाला हिस्सा टूट करके जब सेपरेट हुआ, यहाँ से अलग हुआ, तो भारत का और हिंद महासागरीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। हिंद महासागरीय क्षेत्र को ध्यान रखेंगे, इसे, ये पूरे क्षेत्र को, ये पूरे हिस्से को, इसे हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको। ठीक है? इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यहां से समझते हैं कि ये जो भारत का ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये भारत का हिस्सा कैसे टूट करके सेपरेट हुआ, और जब टूट करके सेपरेट हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड का भी पढ़ना नहीं है, हमें इंडिया का पढ़ना है, तो इसीलिए अभी हम पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल भारत से संबंधित भागों को पढ़ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये है यूरेशियन प्लेट। ये क्या है? एक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसको, यूरेशियन प्लेट। और इसी के ऊपर है टेथिस सागर। और ये है भारतीय प्लेट। इधर ये दो प्लेटें हैं, भारतीय प्लेट। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपके सामने, ये तो ये अपना भारतीय प्लेट है, ये वाला, और यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट है। ठीक है? अभी हम दोनों को समझते हैं। तो अभी आप ऐसे देख करके समझ पा रहे हैं, ये भारतीय प्लेट और यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट। हम्म, आप देखते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट ना, ये उत्तर से उत्तर पूर्व में संचलन करने लगा। ये किधर चलने लगा? उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर, यानी यहाँ समझेंगे, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो ये जो भारत का यहाँ प्लेट था, ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक है? इस दिशा में भारतीय प्लेट चलना शुरू किया। और यहाँ पे ऑल्सो अवेलेबल है कौन? यूरेशियन प्लेट। आप समझ पा रहे हैं ना?
मतलब भारतीय प्लेट मैंने इधर बना दिया, यूरेशियन इधर बना दिया, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ से ये उत्तर की तरफ या उत्तर-पूर्व की तरफ आपका भारतीय प्लेट संचलन करना शुरू किया, ठीक? और जो यूरेशियन प्लेट है, पूर्व की तरफ संचलन इसने शुरू किया, भारतीय प्लेट ने, संचलन। और ये जो यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट है, जब ये चलना शुरू किया तो दोनों के बीच अभिसरण हुआ। दोनों के बीच में क्या हुआ? अभिसरण हुआ। और अभिसरण के बाद एक जो टेथिस सागर यहाँ उपस्थित था, इस टेथिस सागर में मलबों का दबाव पड़ा। ऐसे चल के जा रही है, ऐसे, है ना? तो जब ये अभिसरण हुआ, तो ये जो टेथिस सागर है, जैसे यहाँ पे बीच में सागर है और एक प्लेट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे मलबों के दबाव के कारण यहाँ वलन शुरू हो गया। यहाँ क्या स्टार्ट हुआ? वलन शुरू हुआ, ठीक है? वलन के प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे। आप समझिए कि ये ऐसे 2 स्ट्रक्चर हैं। अब ये 2 स्ट्रक्चर ऐसे-ऐसे, जैसे अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों का करीब आना, ठीक है? तो दोनों प्लेटें जब ऐसे-ऐसे आई, अब बीच में जो भी मलबे आए, ये मलबे ऐसे पड़े और धीरे-धीरे-धीरे ऐसी संरचना उभरने लगी, ठीक है? और दोनों की वजह से दोनों नहीं उभरने लगे, एक उसमें नीचे गया और दूसरा उभरा, इस तरीके से। और यहाँ जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी प्रोसेस के कारण जब वलन शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक संरचना बनी, जो कि आज के टाइम में हम लोग उसे हिमालय कहते हैं। ठीक है? तो हिमालय में वलन की उत्पत्ति यहाँ से ऐसे हुई। स्पष्ट हुआ? तो हिमालय में वलन, अच्छा, ये प्रोसेस अभी भी आज भी जारी है। भारतीय प्लेट जो है लगातार कंटीन्यूअस अभिसरण कर रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, इसीलिए हिमालय का वलन लगातार अभी भी धीरे-धीरे-धीरे ऐसे उठता जा रहा है। यानी आप ऐसे समझेंगे कि कुछ चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से आ रही हैं और भारी भरक सी चीज़ें हैं, जब दोनों मिलेंगी तो ये दोनों हिस्सा ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे उठने लगेगा। बात समझ में? ये वाली हिस्सा ऐसे उठने लगी। अभी आप ये भी समझ पाएँगे कि क्यों उठने लगा था, क्या कारण है? तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत के उत्तर के सिरे में हिमालय का निर्माण हो गया है। स्पष्ट हुआ? ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि भारत की अब संरचना, अब भारत टूट करके अलग हो चुका है, हिमालय के पास जा चुका है, मतलब हिमालय बन चुका है। तो अब जो भारत की संरचना बनी है, वो क्यों बनी है और कैसी बनी है? हुँ, तो पहला अब हम शुरू कर रहे हैं। भैया मत परेशान करो यार बत हुँ, देखिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला स्ट्रक्चर, पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमारा टारगेट क्या होगा? खासकर हिमालय को समझना। तो ये हमारा टॉपिक हिमालय है, ठीक है? हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हिमालय की उत्पत्ति, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय की उत्पत्ति के लिए हम लोग 2 कांसेप्ट फॉलो करेंगे। एक तो अ, भूसन्नति का कांसेप्ट, भूसन्नति भूसन्नति की अवधारणा अवधारणा। और अगला हम लोग देखेंगे हिमालय का वलन या उत्थान बोलेंगे उसको। हिमालय का उत्थान, उत्थान, है ना? ये चीज़। अच्छा, हिमालय की उत्पत्ति में, सॉरी, ये हिमालय का उत्थान तो अलग टॉपिक। हिमालय की उत्पत्ति में एक कांसेप्ट हम लोग भूसन्नति का पढ़ेंगे और दूसरा जो कांसेप्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी का। प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण ये कांसेप्ट है। तो हिमालय की उत्पत्ति के लिए हम लोग 2 कांसेप्ट फॉलो करेंगे, एक भूसन्नति की अवधारणा और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी को फॉलो करेंगे। और इसमें हम दूसरा कांसेप्ट पढ़ेंगे हिमालय का उत्थान, हिमालय का उत्थान, ठीक है? हिमालय का उत्थान। ये 2 चीज़ें। और हिमालय के उत्थान में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हिमालय का विभाजन कैसा है, उसमें चोटियाँ क्या हैं, उसमें दरारें क्या हैं, भ्रंश क्या हैं, घाटियाँ क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे।
ठीक है? तो ये आपका टॉपिक रहने वाला है। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हिमालय स्ट्रक्चर को ही समझेंगे, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, फिर ज़्यादा आप बेहतर तरीके से सब कुछ समझ पाएँगे। पूरा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है नहीं, ये लग रहा है आपको? नहीं है भाई, हमारे उत्तरी भारत से ही काम चल जाएगा पूरा, ठीक है? चलो, ये अपना इंडिया हो गया और अपनी इस इंडिया में अब स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि हिमालय कहाँ पे है, कैसे है? तो भारत का नक्शा ठीक से बन नहीं जाता ना, शांति मिलती नहीं है। चलो, ठीक है? हुँ। यहाँ पे भाई साहब आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं काराकोरम हिमालय। काराकोरम हिमालय, ठीक है? यहाँ पे एक हिमालय है, उस हिमालय का क्या नाम है? काराकोरम हिमालय। इसके बाद यहाँ ठीक नीचे एक और हिमालय पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय और उसके बाद अब यहाँ से हिमालय का पूरा स्ट्रक्चर शुरू होता है। इसे हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के बाद यहाँ पे ये जाके खत्म हो रहा है भूटान में, ठीक है? इसे हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय और उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये इसे हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ओके? और यहाँ पे छोटी-मोटी पहाड़ियाँ हैं इसकी और फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ गया, जो हिमालय का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसको ये मुड़ गया। इसे हम लोग अराकान योमा बोलते हैं। अराकान योमा बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है? यहाँ एक तीव्र मोड़ है पूरे हिमालय में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी छोटी-छोटी कुछ पहाड़ियाँ हैं। जैसे इसे हम लोग कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश और इसको हम लोग बोलते हैं सुलेमान और ये किरथर पहाड़ी है, किरथर, है ना? तो ये आपका बेसिकली हिमालय का इतना स्ट्रक्चर है, यानी इतना हिमालय हमें पढ़ना है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हिमालय का पूरा विस्तार जो है, हिमालय का पूरा जो विस्तार है, ये विस्तार हम देखेंगे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक में है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार फैला हुआ है। और ये जो आप देखेंगे उत्तरी ढलान जो है इसका, उत्तरी ढलान का मतलब ये वाले इधर साइड से, ठीक है? उत्तरी ढलान इधर से। तो उत्तरी ढलान अगर आप देखोगे इसका, उत्तरी ढलान, इसका उत्तरी ढलान का जो स्ट्रक्चर है ना, ये उत्तल है। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ है यहाँ से, ठीक है? ये देखोगे तो आप इसमें उभार पाएँगे। जबकि अगर हम इसको दक्षिणी ढलान देखेंगे, सॉरी, उत्तरी ढलान इसका जो है ना, उत्तरी ढलान यानी इधर से, इस साइड वाला हिस्सा, तो ये अवतल है। ये ढलान अवतल है, अवतल माने दबा हुआ है, ठीक है? ये उत्तरी ढलान इस साइड का और दक्षिणी ढलान देखेंगे, तो इसका जो दक्षिणी ढलान है, ये है उत्तल, उत्तल यानी उभरा हुआ है। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें उभार है, जबकि इस तरफ से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दबा हुआ तल दिखाई पड़ेगा। तो ये जो उत्तरी ढलान है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अवतल है, जो दक्षिणी ढलान है, इसका तल कैसा है? उत्तल है। और इसकी जो आकृति है हिमालय की आकृति चापाकार है। चाप देख रहे हैं ना, ऐसे चाप की तरह बना हुआ है, चापाकार है इसकी आकृति, ठीक है? और ये जो आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो मोड़ देख रहे हैं, इस मोड़ को हम लोग कहते हैं अक्ष संधि वलन, ठीक है? इस मोड़ को क्या कहते हैं? अक्ष, ये बहुत तीव्र मोड़ है, हल्का-फुल्का मोड़ नहीं है, देख रहे हैं लगभग 90 के आसपास है, तीव्र मोड़, इसे हम बोलते हैं अक्ष संधि वलन।
संधि वलन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर हो गया, कौन कहाँ लोकेटेड है, एकदम ध्यान से समझ लेंगे। काराकोरम हिमालय, ये आपका काराकोरम हिमालय, ये लद्दाख हिमालय, ये जो सबसे पहली पहाड़ी है, इसको बृहत हिमालय, दूसरी वाली जो लाइन खींची गई जो भूटान तक जाती है, ये मध्य हिमालय, और ये जो लास्ट में सबसे नीचे दिख रही है, ये आपको शिवालिक हिमालय दिख रही है। और इधर का जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं अराकानियुमा। यहाँ 3 छोटी-छोटी पहाड़ियों के बारे में ध्यान रखेंगे, सुलेमान, किर्थर और हिंदुकुश। अब अपने इंडिया में आते हैं और एक-एक के यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं या पर्वत पाए जाते हैं, उनको लोकेट करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर पीसीएस के लिए। तो अब देखते हैं अपने इंडिया में कहाँ कौन लोकेटेड है पहाड़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा ही गड़बड़ बन गया। अरे भैया आपको नहीं वापस आना यार। अरे भाई मेरे। सिट। आई एम सॉरी गाइस। चलिए देखते हैं। तो ये अपना इंडिया हो गया और अपने इस इंडिया में अब हम देखते हैं कौन कहाँ लोकेटेड है। देखो, अभी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हिमालय का एक हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं काराकोरम हिमालय। काराकोरम हिमालय, ठीक है? और ये जो काराकोरम हिमालय आप देख रहे हैं, इसी पे आपको यहाँ पे एक पहाड़ी दिखेगी, ये, ठीक है? इस पहाड़ी का नाम है माउंटेन कीटू। इसका क्या नाम है? माउंटेन कीटू नाम है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और उसी के बाद आपको यहाँ पे मैंने दूसरी पहाड़ी बताई। इस पहाड़ी का क्या नाम बताया था? लद्दाख। लद्दाख हिमालय बोलते हैं इसको। वो काराकोरम हिमालय, ये लद्दाख हिमालय। और इसी लद्दाख हिमालय के बीच में यहाँ पे आप एक जगह देखेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं लद्दाख का पठार, ठीक है? ये जो जगह मैंने अभी ब्लू कलर से भरा, ये क्या है? ये लद्दाख पठार है। यहाँ लिख देता हूँ। ये है लद्दाख पठार। ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर पीसीएस वालों के लिए, ठीक है? और यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पर्वत है और इसे हम कहते हैं राकाकोशी, राकाकोशी। और यहाँ पे एक पर्वत है जिसे आप सब कहते हैं नंगा पर्वत। यहाँ वाले पर्वत का क्या नाम है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ तो ये है अपना माउंट एवरेस्ट। माउंट माउंट गलत लिखा है ना? माउंट एवरेस्ट, ठीक है? और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर ही है, बाहर नहीं, यहाँ। ये है आपकी कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पठारियाँ हैं, इनको ध्यान रखें। पठारी नहीं, पहाड़ है, पर्वत है, इनको ध्यान रखेंगे।
अरे भाई कैसे नीचे आओगे यार? बड़ी दुखी है यार। आई एम सॉरी गाइस। अब देखिए यहाँ पे एक जगह ना, यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं पामीर घाट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पामीर घाट। इसको घाट क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि इसके चारों तरफ यहाँ पे एक पहाड़ी जिसे कुनलुन बोलते हैं, कुनलुन। और यहाँ पे हिंदू कुश आ जाता है, हिंदू कुश आ जाता है इधर से। और यहाँ पे एक पहाड़ी आ जाती है जैगनोश, जैगनोश, है ना? तो ये देखेंगे कि जैसे गाँठ पड़ती है ना, तो गाँठ में एक गाँठ हो जाती है, बाकी चारों तरफ से रस्सियाँ निकल जाती हैं। अगर आप कई रस्सियों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे इस वाली जगह को हम लोग कहते हैं पामीर घाट, है ना? तो ये हिमालय के बारे में इतना स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे हम सब। इसके बाद आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं हम लोग अगली कक्षा में।